हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि सीटेट जनवरी 2024 में होने वाले एग्जाम के सेकेंड पेपर के लिए और साइंस स्टूडेंट के साइंस वर्ग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला प्रश्न देखेंगे, एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड तथा मंदन 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। कण द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक वेग यानी u का वैल्यू कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड दिया है। अब मंदन यानी एक वैल्यू की दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कण द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी यानी t का वैल्यू दिया है कितना, 5 सेकंड दिया है। तो इसमें गति का समीकरण लगा सकते हैं, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर फार्मूला जो आता है गति का समीकरण ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक वैल्यू ऋणात्मक रखेंगे क्योंकि मंदन है, तब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर इसमें 1 मीटर आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा, पहला का 1। दूसरा, धातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, प्रकृति में क्षारीय होते हैं। तो जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, यानी कौन सा सही होगा, चौथा सही होगा, तो दूसरा का चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, हम प्रतिदिन के भोजन में कार्बोहाइड्रेट चावल और गेहूं के रूप में लेते हैं। चावल और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में विद्यमान रहता है, विटामिन, स्टार्च, वसा, ग्लूकोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह किस रूप में विद्यमान होता है, तो वह होता है स्टार्च के रूप में, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा सही होगा। चौथा प्रश्न है, लिम्फ रुधिर से किस आधार पर भिन्न होता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं की अनुपस्थिति, प्रोटीन की अनुपस्थिति, अधिक जल, लाल रुधिर कणिकाओं की अनुपस्थिति। तो लिम्फ जो होता है रुधिर से किस आधार पर भिन्न होता है, तो लाल रुधिर कणिकाओं की इसमें अनुपस्थिति होती है, बस यही अंतर इसमें पाया जाता है। तो चौथा का चौथा आंसर सही है। अब नेक्स्ट आते हैं पांचवा, समांगी अभिक्रियाओं में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभिकारक समान भौतिक प्रावस्था में पाए जाते हैं। दूसरा है, जब अभिकारकों की सांद्रता उत्पादों से अधिक हो तो अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसरित होती है। तीसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें उपरोक्त कथनों में से सही है पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, ये सभी चारों इसमें पहचाना है। तो इसमें देखेंगे तो ये समांगी अभिक्रियाओं के लिए तीनों कथन इसमें सत्य हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सभी चौथा, पांचवा का चौथा सही होगा। 26 आते हैं, हार्मोन्स एड्रीनलिन रक्त शर्करा स्तर के नियंत्रण में सहायक होता है। जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। शरीर के विद्युत उपघट्यों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है, लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है। जो हार्मोन्स एड्रेनलिन होता है ये कौन सा कार्य करता है, ये जब कोई गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो उस समय इसका शरीर में सहायता करता है, यानी छठवां कौन सही होगा, दूसरा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्वेत पेशी तंतु के संदर्भ में असत्य कथन चुने। ये मोटे होते हैं, इनमें मायोग्लोबिन उपस्थित होता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, ये O2 संचित करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसमें श्वेत पेशी तंतुओं के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन इसमें पहचानना है, तो असत्य कथन इसमें दूसरा आता है कि इनमें मायोग्लोबिन उपस्थित होता है, सातवां का दूसरा ऑप्शन सही होगा। आठवां, रसोई गैस में उपयोग की जाने वाली LPG गैस में द्रव अवस्था में भरी जाती है क्योंकि यह एक समांगी मिश्रण है, यह कई गैसों का द्रवी मिश्रण है, इसमें गैस बहुत अधिक दाब पर भरी जाती है, सिलेंडर के अंदर कम ताप होने के कारण गैस द्रव अवस्था में रहती है। तो LPG गैस द्रव अवस्था में क्यों भरी जाती है, इसका सही आंसर है कि यह अधिक दाब पर भरी जाती है, इसलिए किस अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में मिलती है।
8वें का कौन सही होगा? तीसरा। 9वां प्रश्न, विद्युत लेपन में जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है उसे किस रूप में प्रयोग किया जाता है? एनोड के रूप में, कैथोड के रूप में, विकल्प 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी 9वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। 10वां प्रश्न, एक लड़का एक ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपर की बर्थ पर बैठा है जो कि एक स्टेशन पर रुकने वाली है। लड़का अपने से ठीक नीचे लगभग 2 मीटर की दूरी पर बैठे अपने भाई के खुले हाथ पर ऊपर से सेब गिराता है। सेब गिरेगा उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन के चलने की दिशा में, उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन के चलने की विपरीत दिशा में, ठीक उसके भाई के हाथ में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा कि उसके हाथ से उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन के चलने की दिशा में ही सेब गिरेगा, यानी कि सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला वाला। 10 का कौन सा होगा? पहला ऑप्शन। 11वां प्रश्न आते हैं, यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है क्योंकि इसके कारण CO2 परिवहन कम हो जाता है, इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है, इसके कारण CO2 परिवहन बढ़ जाता है, इसके कारण हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है। तो इसके कारण जो O2 परिवहन होता है वो कम हो जाता है, यानी 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। फिर इसके बाद 12वां प्रश्न आते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, पत्थर और कोयला आदि सभी कार्बन के ही विभिन्न रूप हैं, फिर भी इनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न है। रसायन विज्ञान में इसे कहते हैं अपरूपता, समस्थानिक, संभारिक, समरूपता। तो इसको बोला जाता है अपरूपता बोला जाता है, यानी 12 का पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न, रॉकेट किस नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊष्मा संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो रॉकेट होता है वो होता है संवेग संरक्षण के नियम पर होता है, यानी 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। 14वां प्रश्न, पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, समतल उत्तल लेंस। तो वायु के अंदर जो बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करते हैं, यानी तीसरा सही होगा 14 का। 15 प्रश्न आते हैं, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों के लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। केंद्रक की अनुपस्थिति, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, हरित लवक की अनुपस्थिति। इसमें कौन सा होता है? केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, यानी 15 कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला इसमें सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है, विद्युत का सुचालक है, थर्मोप्लास्टिक है, उष्मा का सुचालक है। तो ये विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए विद्युत यंत्रों में प्रयोग करते हैं। 17वां प्रश्न है, यदि कोई छात्र नियमित रूप से उचित मात्रा में गाजर का सेवन करता है तो उस छात्र में कौन से तत्व विटामिन की कमी नहीं होगी? विटामिन B12 प्लस जिंक, कैल्शियम प्लस फास्फोरस, प्रोटीन प्लस कोबाल्ट, बायोटीन प्लस विटामिन ए। इसमें बायोटीन प्लस विटामिन ए की कमी नहीं होगी, यानी 17 का चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। 18 प्रश्न है, सस्ती धातुओं से बने आभूषणों पर सोने तथा चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं का विद्युत लेपन किया जाता है। जिस वस्तु पर लेपन करना होता है उसे एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं, कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघट के रूप में प्रयोग करते हैं, केवल माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। तो किसके रूप में किया जाता है इसका प्रयोग? कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा 18 का दूसरा। 19 प्रश्न, जब कोई बस अचानक मुड़ती है तो बस में खड़े यात्री मोड़ के बाहरी ओर गिरते हैं, इसका कारण है उन पर बाहर की ओर लगने वाला धक्का, जड़त्व, संवेग परिवर्तन, त्वरण परिवर्तन। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा कि जड़त्व। 19 का कौन सा सही होगा? दूसरा। 20वां प्रश्न आते हैं कि एक गिलास में लाल रंग मिला हुआ जल लेते हैं, उसमें शाक के तने को आधार से काट कर रखते हैं, शाक का कुछ भाग लाल नजर आता है, इसका अर्थ है शाक में जल का प्रवाह रुक गया है जिससे वह लाल हो गया है। लाल रंग जल में विलीन होकर जाइलम द्वारा ऊपर चढ़ता है। विकल्प 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो 20वां का सही ऑप्शन इसमें 3 आया, विकल्प 1 और 2 दोनों होगा, यानी पहला और दूसरा दोनों क्रियाएं इसमें होगी साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21वां प्रश्न। शारीरिक प्रतिफल के संदर्भ में दिए गए कथनों विचार करें। इन अनुच्छेद की व्यवहार क्रियाओं की सहज क्रियाओं में कौशल युक्त अंग संचालन तक वर्गीकृत किया जा सकता है। इस क्षेत्र में होने वाली उपलब्धि या निष्पत्ति की विश्वसनीय तथा वस्तुगत रिकॉर्डिंग के लिए चेकलिस्ट, रेटिंग इत्यादि का सहारा लिया जा सकता है। केवल एक सही, केवल दो, दोनों, फर्स्ट और सेकेंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा कथन इसमें सही है शारीरिक प्रतिफल के संदर्भ में? तो इसमें देखेंगे तो दोनों इसमें कथन सही हैं, यानी तीसरा इसका सही होगा। 21 का कौन सा? तीसरा। 22 है, विज्ञान शिक्षा सामाजिक युक्तियों के विकास में सहायता करती है। इस कथन से आप सहमत नहीं हैं, आंशिक रूप से सहमत है, पूर्णतः सहमत है, फिर भी सहमत है, फिर और नहीं भी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूर्ण रूप से सहमत है, तीसरा इसका सही होगा, क्योंकि विज्ञान जो होती है शिक्षा जो होती है सामाजिक युक्तियों के विकास में सहायता करती है। 23 प्रश्न है, अच्छी परीक्षाओं के लक्षण हैं विश्वसनीयता, वैधता, विभेदीकरण, ये सभी। तो कौन होगा? ये सभी होगा, यानी तीसरा का ऑप्शन होगा, चौथा सही होगा 23वां का। फिर के बाद 24 आते हैं, अन्वेषण प्रणाली का एक प्रमुख दोष है कि गृह कार्य बहुत दिया जाता है, व्यवहारिक रूप से अत्यधिक खर्चीली है, छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा नहीं करती है और अवैज्ञानिक तथा अव्यवहारिक है। इसमें अन्वेषण प्रणाली के प्रमुख दोष कौन से हैं इसमें पहचाना है। ये व्यवहारिक रूप से अत्यंत क्या होती है? खर्चीली होती है, यानी 24 का कौन सा सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। 25 प्रश्न आते हैं, विज्ञान शिक्षण के एकीकृत उपागम में निम्नलिखित में से कौन सी विधि शामिल नहीं है? वैज्ञानिक विधि, खोज विधि, क्रियाकलाप विधि, व्याख्यान विधि। तो इसमें जो व्याख्यान विधि है ये उसमें शामिल नहीं है एकीकृत वाले में, उपागम में। 26 है, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जा सकता है। यह कथन है स्टीवेंसन का, किलपैट्रिक का, वेलार्ड का, डीवी का। तो इसमें ये स्टीवेंस का कथन है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा 26 का पहला। 27 है, जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है तो निम्न में से किसका आकलन हो सकता है? भोज्य अवयवों के महत्व को समझने की शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता। दूसरा, भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता, शिक्षार्थियों के ज्ञान को प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता। इसमें कौन सा होगा? पहला इसमें सही होगा, 27 का पहला, कि भोज्य अवयवों के महत्व को समझने की शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता का विकास होगा, आकलन होगा। तो 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। 28 प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? संचरण हेतु ध्वनि तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, यही सही नहीं, यानी दूसरा इसमें विकल्प सही होगा 28 का दूसरा। 29 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है अध्यापकों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, शिक्षार्थियों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें अध्यापक और बालक के विकास के सभी पहलू शामिल हैं, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हैं। इसमें कौन सा होगा? चौथा इसमें सही होगा 29 का, कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हैं। तो 29 का चौथा ऑप्शन सही होगा। तीसरा है, राष्ट्रीय दिनचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा सिफारिश की गई कि उच्च प्राथमिक स्तर पर
विज्ञान शिक्षा में अधिक बल दिया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, परीक्षार्थियों में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए। तो इसमें 2005 की जो सिफारिश की गई उस पर क्या बल दिया गया, तो इसमें सही होता है चौथा, इसमें परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए ऐसा किया गया। इस तरह से हम लोग 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो कि सीटेट में सेकंड पेपर यानी साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।